गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखिए, कल हमने फंजाई में बातचीत की थी। सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, देन एस्को, देन बेसिडी। लास्ट आती है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई। imperfect fungi because in their life cycle sexual stage is absent. In their life cycle sexual stage is absent, so they called as imperfect fungi. They mainly reproduce through vegetative and asexual mode of reproduction. If in their life cycle we discover the sexual stage, then fungi placed in higher classes, Ascomycetes and Basidiomycetes. So इसके बारे में हम इतना कह सकते हैं कि अभी तक हमारा नॉलेज इसके लिए कंप्लीट नहीं है। यदि आपको कोई ऑर्गेनिज्म इसमें ऐसा मिलता है, कोई मेंबर ऐसा मिलता है जिसकी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट हो जाती है या डिस्कवर हो जाती है, तो फिर उसको हम हायर क्लासेस में ट्रांसफर कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रूटनिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी उसकी क्या है, उसके बेस पे। और मोस्ट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज मेंबर्स जिनकी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हुई है या हो जाती है, मोस्टली वो ट्रांसफर होते हैं एस्कोमाइसिटीज में। ये क्वेश्चन आता है तो याद रखना, मोस्टली एस्कोमाइसिटीज में। सम मेंबर्स आर ट्रांसफर्ड इनटू बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसका मेन रीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी एंड ओरिजिन ऑफ स्पोर्स। याद रखिए, कल मैंने आपको कल का बताया था कि एस्कोमाइसिटीज, एस्कोस्पोर्स आर ऑलवेज originate endogenously, while in Basidiomycetes, Basidiospores originate exogenously. So on the basis of origin of spore and type of fruiting body, they placed in higher classes. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी हैबिटेट। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, दे अकर्स इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, मीन्स दे आर पैरासाइट और फ्री लिविंग, सैप्रोफिटिक, बट मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर फ्री लिविंग। हैबिटेट की बात हम करें तो मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर फ्री लिविंग एंड दे सर्वाइव ऑन डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दे आर मेन decomposers of nature, या आप ये कह सकते हो decomposer group of fungi. So they helpful in mineral cycling, or they play a great role in mineral cycling. By decaying of dead organic compound, they release minerals in soil, so they increase fertility of soil. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन, इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हाइफी आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सेप्टा आर सिंपल या स्ट्रेट, इक्विवेलेंट टू एस्कोमाइसिटीज। हमने कहा था कि इन बेसिडियोमाइसिटीज सेप्टा आर ऑब्लिकली, while in Ascomycetes septa are straight. So most of members possesses straight septa. Units मतलब न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें, सिनोसिटिक कंडीशन देखी नहीं जाती। तो हाइफी आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सेल वॉल वही आपके पास बनी हुई है किसकी, काइटिन की। तो मेनली सेल वॉल कंटेन काइटिन एंड
cytoplasm contain all membrane bounded cell organelles. Reserve food occurs in form of glycogen and oil droplets. बाकी सारी चीजें बिल्कुल बाकी मेंबर्स की तरह से। अब आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इट अकर्स थ्रू, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ये तो एक कॉमन मेथड हो गया इसके लिए, सभी के लिए, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू कोनिडिया, वही एक्सोजिनस ओरिजिन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। कोनिडिया ऑलवेज ओरिजिनेट एक्सोजिनसली। इसके बाद नेक्स्ट आता है ईच कोनिडिया सराउंडेड बाय सेल वॉल, और it is most common method, asexual method in deuteromycetes. Sexual stage is always absent. तो ये था हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटिस। मेंबर्स की बात करें तो फर्स्ट मेंबर है इसका अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। सेकंड आ जाता है कोलिटोट्राइकम, ट्राइकम, और थर्ड आता है ट्राइकोफाइटोन, सॉरी ट्राइकोडर्मा। तो 3 एग्जांपल्स आपने याद रखने, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये था हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो दोस्तों एक बार इन चारों की हम लोग थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडी देखें तो बड़ा इजी हो जाता है सारा कार्यक्रम हमारे पास। और कंपैरेटिव स्टडी में कंडीशंस क्या क्या है जरा सी देख लीजिएगा। फर्स्ट आपके पास ग्रुप है फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस। सेकंड नंबर है एस्को, थर्ड है आपके पास बेसिडियो, और फोर्थ है ड्यूटेरो। 4 क्लासेस। फर्स्ट आपके पास आता है हैबिटेट। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट एक्वेटिक मेनली, अदर में भी मिलते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि लैंड एरिया में भी मिल जाते हैं राइजोपस और म्यूकर, पर मेनली कैसे एक्वेटिक। ये कैसे कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस, ये कैसे हैं, ये भी मतलब है ना सेप्रोफिटिक है मेनली, सेप्रो। और इसमें लिग्निकोलस, लिग्निकोलस कंडीशन मिलती है, मीन्स वुड पे प्रेजेंट होते हैं। और दे आर ऑल्सो सेप्रोसो, कहाँ पे मिलेंगे, लैंड एरिया में, टेरिस्ट्रियल होता है, टेरिस्ट्रियल। इसके बाद सेकंड नंबर आता है हमारे पास हैबिटेट के बाद आउटर मॉर्फोलॉजी। हैबिट की बात कर लेते हैं, आउटर मॉर्फोलॉजी कैसा, हाइफी, सिनोसिटिक, अनब्रांच्ड एंड एसेप्टेड, सेप्टा एब्सेंट। इसकी बात करें तो हाइफी कैसा है, सिनोसिटिक कंडीशन नहीं है, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। इन बाकी सब में बिल्कुल यही कंडीशन चलनी है, सेम। फिर नेक्स्ट है इसके बाद सेल वॉल। सेल वॉल की आप बात करें तो यहां पर आपके पास काइटिन, ये तो कॉमन हो गया। ऊमाइसिटीज में सेल्यूलोज, यहां पर काइटिन कॉमन है। इसके बाद इसके साथ में ग्लूकन, मैनन। इधर आ जाते हैं तो काइटिन, इसके बाद प्लस
मैनन, और इधर काइटिन के साथ कीटोसोन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला पॉइंट इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव सब में कॉमन है, फ्रेगमेंटेशन, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, बाइनरी फिशन एंड इसी के साथ में आपके पास ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर। इधर आ जाते हैं अपन वेजिटेटिव, तो फ्रेगमेंटेशन, इधर भी फ्रेगमेंटेशन कॉमन। एसेक्सुअल की बात करें, यहां पर एप्लेनोस्पोर बनते हैं, एप्लेनो स्पोर और एंड जूस्पोर। बट इसमें क्या कंडीशन आनी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होना है, कोनिडिया, कोनिडिया। यहां पर एब्सेंट, यहां पर फिर कोनिडिया। यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोसेस तीनों होने हैं, बट फ्रूटिंग बॉडी लेस डेवलप्ड या एब्सेंट भी मान सकते हैं। यहां फ्रूटिंग बॉडी का नेम क्या रखा जाए, एस्कोकार्प, यहां पे बेसिडियोकार्प, और यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। यहां स्पोर फॉर्मेशन आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोजीनस और एक्सोजीनस, यहां होती नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता तो बनेंगे कैसे। ये था हमारे पास इसका कंपैरेटिव स्टडी। तो दोस्तों जरा सा देखिएगा, एस्को एंड बेसिडियो में डिफरेंस है एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इधर प्रेजेंट इधर एब्सेंट। बेसिडियो में ए एब्सेंट है और ड्यूटेरो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो लास्ट वाली दोनों क्लासेस में डिफरेंस है, पहले वाली में एसेक्सुअल एब्सेंट था, लास्ट वाली में सेक्सुअल एब्सेंट। पहली दोनों जो क्लासेस हैं उनमें तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो ये हम कंपैरेटिव स्टडी करें, बाकी एग्जांपल्स याद रख लें तो आपका काम चल सकता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये सफिशिएंट होता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझाने के लिए हमें आउटलाइन जाना पड़ता है। जैसे एनसीईआरटी में नेम दे रखा है एस्कोकार्प, आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि व्हाट इज एस्कोकार्प, कैसा होता है, क्या होता है। आपको कहा कि एस्को स्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजिनसली, तो आपको जब तक एस्कोकार्प का ही पता नहीं है तब तक आप कैसे बता पाएंगे कि एंडोकार्प मतलब स्पोर का जर्मिनेशन कहाँ, फॉर्मेशन कहाँ हुआ। इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी बाहर निकलनी होती। तो ये था हमारे पास इसका कंपैरेटिव स्टडी। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, देखिए वैसे देखा जाए तो फंजाई जो हैं इस नेचर के स्कैवेंजर हैं, मतलब यहाँ डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं उनकी डिकेइंग कर उनको फ्री कर देते हैं, मिनरल्स को फ्री कर देते हैं। सो बैक्टीरिया और फंजाई दे आर मेन डिकम्पोजर्स ऑन दिस अर्थ एंड दे हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग और प्ले ए ग्रेट रोल इन मिनरल साइक्लिंग। होता है ऐसा। बट आपके पास नेक्स्ट आता है कि इसके कुछ यूजफुल एस्पेक्ट के साथ हार्मफुल भी होते हैं। फंजाई destroy a large portion of crop before harvesting or after harvesting, तो फूड स्पॉइलेज इनकी वजह से हो सकता है। इसी के साथ साथ आपके साथ क्या हो सकता है, डिजीज हो सकती है, ह्यूमन बीइंग में भी होती हैं, प्लांट्स में भी होती हैं। बट बताया ना जैसा अभी मैंने कि आपको यूजफुल एस्पेक्ट के साथ हार्मफुल भी है। सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस
ऑफ फंजाई। सबसे पहले आती है हमारे पास यूजफुल एक्टिविटी। इसमें फर्स्ट आता है आपके पास फूड। देखिए आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमने जो है फूड इनहेंसमेंट इसी के अंदर स्टडी किया हुआ है, अपने कोर्स में भी है। मोस्ट ऑफ some fungi are useful in preparation of various type of food. For example, idli dosa, processing of bamboo जैसी चीजें। इसके अलावा बेकरी एंड अदर इंडस्ट्रीज के अंदर भी काफी यूजफुल होता है। तो आपके पास फर्स्ट आता है सिंगल सेल प्रोटीन। एक नेम सुना होगा आपने, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। मोस्टली इसमें हम लोग यूज में लेते हैं स्पाइरुलिना विच इज साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, बट सम स्पीसीज ऑफ ईस्ट आर ऑल्सो यूजफुल एज प्रोटीन सप्लीमेंट. So these cells are called as single cell protein. So we can include yeast in single cell protein, SCP. तो ये आ गई आपके पास yeast. इसके अलावा कुछ स्पीसीज होती हैं पेनिसिलियम की, उनका भी यूज होता है यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन की तरह से, SCP में. ड्राइड सेल्स ऑफ माइक्रोब्स दे यूज एज प्रोटीन सप्लीमेंट आर कॉल्ड सिंगल सेल प्रोटीन. उनमें इनको भी इंक्लूड किया जा सकता है. फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बेकरी. बेकरी में BAK बेकरी, इसके अंदर ईस्ट की स्पीसीज है आपके पास कौन सी, सैक्रोमाइसीज सिरेविसी. सैक्रोमाइसिस सिरेविसी is commonly called as baker's yeast. It used in formation of bread and it also used as fermenter in wine industry and it prepare beer. So beer and bread are prepared with help of Saccharomyces cerevisiae. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बेकरी के बाद एक आपने उसी में ही पढ़ा है रोक्यूफोर्ड चीज, इनहेंसमेंट ऑफ फूड, उसमें आपने पढ़ा है रोक्यूफोर्ड चीज. सो रोक्यूफोर्ड चीज इज प्रिपेयर्ड with help of Penicillium roqueforti. तो Penicillium roqueforti used in formation of roquefort cheese. ये क्वेश्चन भी आपके PMT में कई बार पूछा जाता है. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स देखिएगा अभी जैसे कोरोना टाइम चल रहा है और इस टाइम पे मतलब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा विटामिन्स जो है वो यूज़ में लिए जाएं और इसमें विटामिन C का यूज़ होता है. अब आप जानते होंगे कि विटामिन C जो होता है इसको फॉर्म करने के लिए माइक्रोब्स रिक्वायर्ड होते हैं. सो कुछ फंजाई होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स के सोर्स होते हैं. इसमें पहला आता है हमारे पास एस्परजिलस नाइजर. Aspergillus niger, इट्स सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड. इसके बाद इसी से एस्परजिलस नाइजर से ही आप एक सेकंड ऑर्गेनिक एसिड और ऑब्टेन कर सकते हैं जिसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड. सो एस्परजिलस नाइजर इज द सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लैक्टिक एसिड. ये लैक्टिक एसिड जो है राइजोपस की स्पीसीज से, राइजोपस
नोड्यूलेंस, इससे प्राप्त किया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनिक के बाद, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद कुछ एंटीबायोटिक्स। ये तो आप भी जानते हैं कि मेन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक इज द बैक्टीरिया, बट फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फंजाई विच कॉल्ड ब्लू मोल्ड और पेनिसिलियम नोटेटम। So Penicillium notatum is the source of penicillin, which is broad spectrum antibiotic. ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है दोस्तों? यहां पर बड़ा सिंपल सा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मीन्स एंटीबायोटिक विच कैन अफेक्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूजफुल, हार्मफुल, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, etc. So most of antibiotics आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। खैर, तो आपके पास एंटीबायोटिक हुई पेनिसिलियम नोटेटम, इससे आपको पेनिसिलिन मिलेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है विटामिन्स। देखिए कुछ फंजाई जो हैं वो विटामिन्स के सोर्स होते हैं, और विटामिन्स के सोर्स में आपके पास, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि विटामिन B12 ईस्ट में मिलता है। तो विटामिन B12, B1, B12 ये ईस्ट इसका सोर्स होता है, सैक्रोमाइसिस सिरेबेसी। इसके अलावा एक विटामिन ए भी होता है जो नाइट ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट में काम आता है, और ये मिलेगा आपको रोडोटोरुला ग्रेसिलस, रोडोटोरुला ग्रेसिलस। सो विटामिन ए एंड बी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बायो कंट्रोल। देखिए हमने बायो कंट्रोल में पढ़ा हुआ है, यदि आप किसी ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली इरिगेट कर देते हैं तो उसके यूजफुल एस्पेक्ट गायब हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया, ऑल टाइप, आप जो भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करोगे तो सारे इंसेक्ट अफेक्ट होंगे, उससे पॉलिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें फ्रूट और जो फ्रूट्स हैं और सीड है मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए हम लोग कुछ ऑर्गेनिजम्स को अदर मतलब ना ऑर्गेनिज्म से कंट्रोल कर लेते हैं। जैसा कि नेचर में होता है, एक लॉयन होता है एक जंगल में, तो वो क्या करता है, जितने भी हार्बिवोरस हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर एक आपके पास है ट्राइकोडर्मा, याद होगा ट्राइकोडर्मा, ये माइक्रोस्पोर्स माइक्रोब्स को क्या है कंट्रोल कर लेता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल की कंट्रोलर की फॉर्म में ट्राइकोडर्मा का यूज की स्पीसीज का यूज किया जाता है। तो ये तो थे दोस्तों इसके यूजफुल एक्टिविटीज फंजाई की, जो हमें मतलब है ना एक बेनिफिशियल सपोर्ट देती। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्मफुल एक्टिविटीज। हार्मफुल एक्टिविटीज, हार्मफुल एक्टिविटीज में फर्स्ट आपके पास आता है स्पॉइलेज ऑफ फूड। मैंने आपको अभी बताया था कि फंजाई की बहुत सारी क्लासेस या बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं आफ्टर और बिफोर हार्वेस्टिंग। सो आपके पास पहला नेम आता है स्पॉइलेज ऑफ फूड, और स्पॉइलेज ऑफ फूड में मोस्टली क्या होता है, ये फूड के अंदर जो है कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देते हैं, या फिर म्यूकर जैसे और राइजोपस जैसे होते हैं वो डिकेड कर देते हैं। एस्परजिलस की काफ़ी सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो इसको गिल फंजाई बोलते हैं। एस्परजिलस ये फूड को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसका टेस्ट जो है वो खराब कर देता है, बैड कर देता है। राइजोपस और म्यूकर जो है वो आपने देखा ही होगा कि अपन पीकल वगैरह जो बनाते हैं उनके ऊपर वो कॉटन शेप स्ट्रक्चर आ जाती हैं, तो ये इससे फूड डिस्ट्रॉय हो जाता है। फंगस जिसको हम बोलते हैं ना कि फंगस आ गई इस पर, तो फूड का टेस्ट खराब हो जाता है, बैड स्मेल आने लगती है, फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ना वो मतलब रोटन होने लग जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास स्पॉइलेज ऑफ फूड।
सेकंड नंबर आता है हमारे पास, इसके बाद कुछ फंजाई जो हैं जो पॉइजनस होते हैं, मतलब सम फंजाई आर पॉइजनस, जैसे अमिनेटा। मैंने आपको कल भी कहा था अमिनेटा जो है इसका कोई एंटीडोट नहीं है, इट इज मोस्ट पॉइजनस फंजाई इन द वर्ल्ड, उसका एंटीडोट भी नहीं बना। तो अमिनेटा, आर्मेरिया, ये क्या है, पॉइजनस फंजाई हो गए। इसी के साथ साथ सम स्पीसीज ऑफ क्लेविसेप्स, इनके अंदर कुछ मतलब केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो हेल्यूसिनोजेनिक होते हैं, हेल्यूसिनोजन होते हैं। और आप जानते हो हेल्यूसिनोजन जो होते हैं वो कैंसरस भी होते हैं। तो एलएसडी ऑब्टेन की जाती है क्लेविसेप्स से, क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ एलएसडी। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास फंजाई एंड डिजीज। एक मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट जो है वो फंजाई का है डिजीज का, और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्लांट डिजीज सबसे पहले हम बात करें, प्लांट डिजीज। देखिए मैंने आपको कल भी कहा था, एक ये ऐसी स्केलेरो स्पोरा, स्केलेरोस्पोरा ग्रैमिनिस, NIS, ग्रैमिनिस, स्केलेरोस्पोरा ग्रैमिनिस, member of Phycomycetes. It cause of green ear disease of बाजरा। बाजरे में के भुट्टे में और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होने लग जाती हैं, जिसको हम ग्रीन ईयर डिजीज बोलते हैं। दूसरा फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है एल्बुगो कैंडिडा। इट कॉज ऑफ वाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर। ये क्रूसीफेरी के जो मेंबर्स होते हैं, रेडिश, मस्टर्ड, टर्निप, इनके अंदर वाइट रस्ट डिजीज प्रोड्यूस करता है एल्बुगो। एक कल अपनी बात हुई थी ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। ये किसकी वजह से होती है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, इसकी वजह से हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी हुई थी लूज स्मट ऑफ व्हीट। लूज स्मट ऑफ व्हीट की बात करें तो अस्टिलेगो ट्रिटिसाई, और यदि हम बार्ले की बात करें तो अस्टिलेगो न्यूडा। सो इट कॉज्ड बाय अस्टिलेगो। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, कल हमारी एक और बात हुई थी, फाइकोमाइसिटीज में ही एक मेंबर होता है आपके पास फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। इसकी वजह से लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो हुई थी, तो इसको मिटा देते हैं अपन। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइटोप्थोरा infestans. It is cause of late blight disease of potato. इसकी वजह से आयरलैंड में पोटैटो फेमाइन हुआ था, फेमस पोटैटो फेमाइन ऑफ आयरलैंड, उसका रीजन यही था। इसके बाद हमारे पास था अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक डिजीज और होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट डिजीज
ऑफ पोटैटो। इन जनरल क्या होता है, या तो इनिशियल स्टेज में क्रॉप जो है वो मतलब ना डिस्ट्रॉय हो जाती है, या लेट स्टेज में। तो लेट में तो होती है तो उसको लेट ब्लाइट नेम दे दिया, और अर्ली है तो अर्ली नेम दे दिया। अर्ली होती है अल्टरनेरिया सोलेनी द्वारा, अल्टरनेरिया सोलेनी। तो ये दो डिजीज हो गई आपके पास पोटैटो की। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास रेड रोट ऑफ शुगर कैन, रेड रोट ऑफ शुगर कैन, कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम फाल्केटम। जनरली अल्टरनेरिया और कोलिटोट्राइकम, दे बिलोंग्स टू डिटेरोमाइसिटीज, बोथ आर पैरासिटिक। अल्टरनेरिया प्रोड्यूस अर्ली ब्लाइट डिजीज इन सोलोनेसी फैमिली, while कोलिटोट्राइकम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ रेड रोट डिजीज इन शुगर कैन। आपने देखा होगा रेनी सीजन के अंदर शुगर कैन जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा श्योर हो जाता है, मतलब खट्टा हो जाता है। तो ये कोलिटोट्राइकम की वजह से। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट। इसका रीजन होता है आपके पास इरीसाइफी, ERYSIP, इरीसाइफी ग्रैमिनिस, और लगा दो इसको, मिल्ड्यू है तो ग्रैमिनिस, इरीसाइफी ग्रैमिनिस। मोस्टली इरीसाइफी को इंडिकेट करने के लिए और एक फंगीसाइड प्रिपेयर किया गया था। इस फंगीसाइड का नेम था आपके पास बोर्डेक्स मिक्सचर, BOURDEX, बोर्डेक्स मिक्सचर। इस मिक्सचर में क्या क्या था, CuSO4 प्लस CaO प्लस वाटर। इसका नेम हमने रखा था बोर्डेक्स मिक्सचर, इट इज फंगीसाइड। तो ये था हमारे पास पाउडरी मिल्ड्यू। इसके बाद नेक्स्ट था आपके पास टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, इसको हटा देते हैं। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, सार्कोस्पोरा, सॉरी सार्कोसी से स्टार्ट है, CERCA, सार्कोस्पोरा। इससे टिक्का डिजीज हो जाती है, किसमें, ग्राउंडनट में। इसके बाद नेक्स्ट था एक फेमस फेमाइन था वेस्ट बंगाल का, राइस का, वो भी इसी फंजाई की वजह से होता है। तो हमारे पास है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, ये होता है हेलिमेंथीस्पोरियम, हेलिमेंथीस्पोरियम ओराइजी से, हेलिमेंथीस्पोरियम ओराइजी। इससे वेस्ट बंगाल का जो राइस का फेमाइन हुआ था, या मतलब फेमस फेमाइन ऑफ पैडी, वो इसी की वजह से हुआ था, हेलिमेंथीस्पोरियम ओराइजी। तो दोस्तों दो तो फेमाइन आपको याद रखने, एक तो था फाइटोप्थोरा की वजह से आयरलैंड का, और एक वेस्ट बंगाल का था हेलिमेंथीस्पोरियम की वजह से। फिर आता है अर्गट ऑफ राई,
ER, ergot of rye. ergot of rye. ये किसकी वजह से था? क्लेविसेप्स की स्पीसीज से। क्लेविसेप्स, तो ये क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया की वजह से हुआ था। ये डिजीज थी दोस्तों जो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होती है फंजाई से। नाउ अब हम बात करते हैं ह्यूमन डिजीज की। ह्यूमन डिजीज, दो मोस्ट कॉमन ह्यूमन डिजीज हैं फंजाई की। पहली आपके पास रिंग वॉर्म, दाद बोलते हैं इसको नॉर्मली। ये दो स्पीसीज हैं आपके पास, एक तो ट्राइकोडर्मा और एक माइक्रोस्पोरम। इन दो की वजह से हो जाती है, ट्राइकोडर्मा एंड माइक्रोस्पोरम। एंड माइक्रो, SPOR, माइक्रोस्पोर। एस्परजिलस की कुछ स्पीसीज जो है ह्यूमन ईयर में भी पैरासाइट होती है, कान में भी चली जाती, तो इसीलिए तो कानों को साफ करना जरूरी होता है। खैर, फिर उसके बाद नेक्स्ट है एथलेट फुट। ये होता है एपिडर्मोफाइटोन की वजह से, एपिडर्मोफाइटोन। इसमें लेग जो होती है ना, उनकी एपिडर्मिस अफेक्ट होती है, स्वेलिंग आने लग जाती है और बड़े बड़े मतलब ये है ना, पैरों की साइज जो है वो बढ़ने लग जाती है, फूलने लग जाती है। तो ये था हमारे पास फंगल डिजीज। यहां आकर हमारे पास इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस खत्म होता है। तो दोस्तों ये बातें थी हमारी फंजाई के रेस्पेक्ट में, फंजाई के रेस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट आता हमारे पास एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस have no any role या have no any type of involvement। चलो इसको चेंज कर देते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाद में लिखेंगे बाकी का क्वेश्चन ए। हाँ, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग। कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास ए, फंगस प्ले एन
important role in mineral cycling. बी है फंगस आर cause of food spoilage. Spoilage इसी के साथ कॉमा लगा के लिख देते हैं. दे स्पॉइल कैनिंग फूड. सी फंगस कंट्रोल some disease by controlling of some microbes फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डी. डी फंगस आर source of some bioactive molecules. और ई some fungi are used as food. How many statements are correct for fungi? So how many statements are correct for fungi? देखिए पहला पॉइंट, फंगस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल साइक्लिंग. इट इज करेक्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ फंजाई आर saprophytic in nature and they decay organic substances and complex organic compounds are converted into simple organic compound. Minerals are released in soil so they increase soil fertility. main class थी इसमें ड्यूटेरोमाइसिटीज. main में मतलब मोस्टली मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर saprophytic organism. तो ये करेक्ट हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट. सेकेंड बोलता है फंगस आर कोज ऑफ फूड स्पॉइलेज. दे स्पॉइल कैनिंग फूड. फर्स्ट कोमा तक सही है आपका स्टेटमेंट कि द कोज ऑफ फूड स्पॉइलेज. आप जनरली देखिएगा हमारे घरों में छाछ बनती है, वो खट्टी हो जाती है, तो उसमें भी बैक्टीरिया और फंगस का रोल है. आप कभी देखिएगा मतलब ना कोई भी फूड मटेरियल होता है तो आफ्टर सम टाइम उसके ऊपर कॉटन जैसी स्ट्रक्चर आ जाती है, वो भी फंगस होता है. यहां तक तो ठीक है, बट कैनिंग फूड मोस्टली क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिकम जो एक बैक्टीरिया है के थ्रू स्पॉइल होता है. इसलिए इस वाली लाइन की वजह से, स्टेटमेंट की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो. फंगस कंट्रोल सम डिजीज बाय कंट्रोलिंग ऑफ सम माइक्रोब्स. यस, ट्राइकोडर्मा लाइक फंगस कंट्रोल सम माइक्रोब्स. इसके अलावा आप लोग जानते होंगे कि फंजाई जो है एक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जिसका नेम है एफ्लाटॉक्सिन. ये एफ्लाटॉक्सिन जो है हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है, बट कुछ माइक्रोब्स की सॉइल में जो है ये ग्रोथ को रोक देता है. इसीलिए माइकोराइजल एसोसिएशन ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम सम अदर माइक्रोब्स. माइकोराइजल एसोसिएशन जो होता है वो केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर फूड एब्जॉर्प्शन वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन में ही हेल्पफुल नहीं होता. वो
माइक्रोब्स को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। फूड तो खैर प्लांट खुद बनाता है, इसलिए फूड एब्जॉर्प्शन नहीं, मिनरल एब्जॉर्प्शन, उनको रिलीज करना, वाटर एब्जॉर्प्शन और साथ साथ में डिजीज से भी। सो ये भी करेक्ट हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है फंगस आर सोर्स ऑफ सम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, यस सम विटामिन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स कैन ऑब्टेन फ्रॉम फंगस। तो आप जैसे आपने विटामिन्स बनाए थे ए बी ये, तो ये भी हो जाएगा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। फिर नेक्स्ट था हमारे पास सम फंजाई आर यूज एज फूड, यस आपको ध्यान होगा मोरचेला जो है एडिबल फंजाई है, मशरूम जो है वो एडिबल फंजाई है। तो कुछ फंजाई जो है जिनको खाया जाता है, मशरूम्स फूड का सोर्स होता है। सिंगल सेल प्रोटीन की फॉर्म में हमने ईस्ट को भी यूज किया है, वो भी जो है ना प्रोटीन और विटामिन का सोर्स होता है, तो न्यूट्रिएंट है, एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट है। इसी तरीके से कुछ जो फंजाई होते हैं वो फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट फूड की फॉर्म में हमने क्या लिया है उसकी बात कर रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो A, C, D, E 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट B इज रॉन्ग ड्यू टू कैनिंग फूड। इसकी वजह से कैनिंग फूड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके बाद प्रोटिस्टा, उसकी बात करते हैं। प्लांट किंगडम प्लांटी। फर्स्ट हमारे पास था मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई। अब हम बात करेंगे प्लांटी। तो दोस्तों पहला नाम आता है आपके पास किंगडम प्लांटी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट, members possesses cellulosic cell wall and mode of nutrition is autotrophic. So autotrophic cellulosic cell wall containing organisms are included in kingdom plantae. At first देखिए अर्लियर जो क्लासिफिकेशंस थे उनमें आपने शुरू में भी हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो प्रपोज हुए थे। पहला आर्टिफिशियल था, दूसरा नेचुरल था और तीसरा फाइलोजेनेटिक। इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन few characters are included in classification and mostly they are morphological characters, 1 or 2, और हैबिटेट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। उनको हम लोग जो है क्लासिफिकेशन का बेस नहीं मान सकते। इसी तरीके से हमारे पास एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लीव्स, देयर शेप, हैबिटेट, दीज आर मेन बेस ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। बट आप एक अच्छी तरह से जानते हो कि हम एक प्लांट को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ लीव्स इंक्रीज हो जाती, उनकी साइज एनलार्ज होती, ब्रॉड लीव्स होती। तो क्या हम इसको बेस मान सकते हैं या बेस कंसिडर कर सकते हैं क्लासिफिकेशन का? नहीं, बिकॉज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर चेंज्ड विद एनवायरनमेंट। इसी के साथ साथ इसमें हमने रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर्स थे उनको साथ में रख लिया वेजिटेटिव के साथ में, जबकि आप जानते हो रिप्रोडक्टिव चेंज नहीं होता बट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एनवायरनमेंट की वजह से चेंज हो जाता है। तो लिनियस ने नंबर ऑफ एंड्रोशियम के बेस पे क्लासिफिकेशन कर दिया था। इसी तरीके से एरिस्टोटल ने मतलब ना वेजिटेटिव फॉर्म के बेस पे हर्ब, शर्ब और ट्री के अंदर उसका क्लासिफिकेशन कर दिया था। तो प्लांटी का क्लासिफिकेशन जो था, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है, उसके लिए हमारे पास 3 मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है आपके पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन।
it based on some few लिखिएगा, few morphological characters, and it also based on habit, and third, number of leaves and their size, इस पे भी डिपेंड था। इसको क्रिटिसाइज करने का मेन रीजन क्या रहा? हाँ, तो दोस्तों, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इट बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हैबिट एंड नंबर ऑफ लीव्स एंड देयर साइज। अब हमारे पास एक डाउट आता है, क्या एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको हैबिट के बेस पे अपन क्लासिफाई कर सकते हैं? कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे रबर प्लांट मोस्टली हमारे यहाँ जो है नहीं मिलता, पर हम लोग उसको घर पे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उगा सकते हैं एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। तो कुछ प्लांट्स की हैबिट चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू, मतलब ना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, हम उसको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकते हैं। अब ये देखिएगा, हमारे इंडिया में इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज हैं सम, जैसे कैरेट ग्रास, वाटर हाइसिंथ ईटीसी। सो याद रखिएगा, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल, इट बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हैबिट, नंबर ऑफ लीव्स एंड देयर साइज। ये था हमारा पहला पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैन चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैन चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो ये दोस्तों हमें याद रखना। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास, नेचुरल क्लासिफिकेशन। Natural classification. It was proposed by Bentham and Hooker. Bentham and Hooker. नेक्स्ट देखिएगा थोड़ा सा, इट बेस्ड ऑन, इसकी बेसिस जो है काफी चीजों पे थी। फर्स्ट, इट बेस्ड ऑन अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेकंड एनाटॉमी, थर्ड एम्ब्रायोलॉजी, एंड सेल स्ट्रक्चर। So natural classification is more advanced than artificial classification because it depends on ultra structure of organism, उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की है। इसके बाद नेक्स्ट, उसके एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है। इसके अलावा उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके की है। इन पर बेस्ड जो था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन था। इट वाज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। इसमें हमने जो है ना रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को मतलब ना यूज में लिया अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजी, और इंटरनल स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी। ये था हमारे पास थर्ड। सेकंड, थर्ड की हम बात करें तो हमारे पास आता है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में क्या क्या आता है? फर्स्ट, इट बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। इसका मेन बेसिस था इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। इट वाज प्रपोज्ड बाय ओसवाल्ड टिप्पो, एंगलर प्रेंटल, ईटीसी। नेक्स्ट आता है हमारे पास
ये तो एक मतलब ना 3 वेज थे, इसके अलावा कुछ और भी रखे गए। एक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑल कैरेक्टर्स आर कंप्यूटराइज्ड एंड assigned by a specific code, or according to code they classified in various category। भाई आपने अलग अलग कैरेक्टर लिए, उनको एक कोड दे दिया, अब ये कोड कितने अदर ऑर्गेनिज्म के साथ मैच करता है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको क्लासीफाई कर दिया। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। एक होती है साइटोटैक्सोनॉमी विच बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, जस्ट लाइक आपके पास उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज साइटोटैक्सोनॉमी। सो साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स और अकॉर्डिंग टू देयर कोड। नेक्स्ट था हमारे पास कीमोटैक्सोनॉमी, इट बेस्ड ऑन केमिकल्स, दे अकर्स इन साइटोप्लाज्म। सो आपके पास 4 टाइप का मतलब 6 टाइप का एक क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, फ्यू कैरेक्टर्स, वो भी बहुत थोड़े से। सेकंड नंबर था आपके पास नेचुरल बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर। फाइलोजेनेटिक बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। साइटोटैक्सोनॉमी सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड कीमोटैक्सोनॉमी बायोमोलिक्यूल्स इन सेल। तो ये था हमारे पास दोस्तों आज इसका क्लासिफिकेशन का, प्लांटी का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे आगे चल के प्लांटी ग्रुप्स कौन कौन से हैं, विच मतलब किंगडम प्लांटी क्लासिफाइड इन विच क्लासेस। सो मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।